नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस वक्त पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से रिहा हो गए हैं। ये महज कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं। अभी वो बाहर ही हैं, बयान दे रहे हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया। नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने से जेल में थे। 1988 के एक रोड रेज मामले में 19 मई 2022 को उन्हें सजा सुनाई गई थी। 34 साल बाद ये सज़ा उन्हें हुई और पिछले साल 20 मई को सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद कानून के आगे उन्होंने सरेंडर किया था। हालांकि 48 दिन का रेमिशन मिला है, मतलब समय से थोड़ा पहले बाहर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके समर्थक बड़ी संख्या में पटियाला जेल के बाहर जुटे हुए थे और बाहर निकलते के साथ उन्होंने एक बयान दिया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और ये तस्वीरें आप नवजोत सिंह सिद्धू की देख रहे हैं। इस वक्त पटियाला जेल के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं, उनके निकलने की ये तस्वीरें हैं। और सुनते हैं कि बयान उन्होंने क्या दिया है। कि वो सत्य की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। शायद इसीलिए सवेरे पूरे 11:15 बजे का टाइम देके मुझे उन्होंने इन लोगों को, मीडिया वालों को एक ऐसी परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं, सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की थैली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल। उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार तगड़ी नहीं हो सकती। ये नवजोत पीछे रहो, मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बने हुए। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं। जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है,
यहां सिख मेजोरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरुओं के नाम, पंजाब जीवे गुरुओं के नाम, और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया। एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र होता था जेल के अंदर। सर आपके सामने ही आज क्या हुआ सर? क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं, और ये लोग कब जाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। जेल के अंदर दूसरी बात नहीं, यहाँ आज की बात कर रहे हैं, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है, और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं। मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सुपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया, और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी सिद्धू जैसे परवाने। अब भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करा। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी कर्जा चुक के 25,000 करोड़ दा तू फ्री बननेगा किसे नूं, ते वो कर्जा किने मोड़ना मित्रा? वो कर्जा पंजाब दे लोकां ने, जवाक जमदा 1 लाख करोड़ रुपए दा कर्जा हुंदा ओहदे सिर ते अज तां तू लेटिया पिया सेंटर दी सरकार दे मूहरे। उदों तू चन्नी नूं कहंदा सीगा BSF क्यों आई, BSF क्यों खड़ी है इत्थे, किहड़ी डील करके आया? ते हुण मैं तैनूं पुछदा भी सारे बार्डरां ते BSF खड़ी है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर BSF खड़ी है, सेंटर भी उन्ना जिम्मेवार है इस लॉ एंड ऑर्डर दा जिन्नी साडी सरकार, जिथे पक्ष लैण वाली गल है। दूसरा केजरीवाल साहब, ते तू एक बीबी कहंदी सी शीश लहा देंगे तईओ फसलों के उत्ते, MSP देंगे, शीश ला लियो। किथे असीस? बरगाड़ी का इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी का इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ला मित्रा, मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचता ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू आज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल, मेरा छोटा भाई रहेगा। सुन ला मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब जिहड़ा कहंदा 20,000 करोड़ रेते चों कढूं ते 30,000 करोड़ बजट चों कढ लूं, फिर पंजाब दे लोकां दे लाऊं। 2 रुपये नहीं कढे तुसीं कहने हो रेता लोकां लई खोलता, रेता अज भी ठेकेदारां लई खुला है। रेते दी ट्राली जदों कांग्रेस दी सरकार सी 3700 रुपये 3 सैकड़ा सी, अज 12,000 रुपये 3 सैकड़ा। किहड़ा गरीब ले लू? सारी रुक जूगी। फिर एक्साइज पॉलिसी
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂੜ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿनिस्ट्रियां एक बंदे दे कोल ने। तो आप देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कुछ ही मिनट पहले पटियाला जेल से बाहर आए हैं और बाहर आते के साथ उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मीडिया भी वहां पर मौजूद है, वो बयान दे रहे हैं और सीधा सीधा केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में सफर कर रहे स्कूल के छात्रों से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन है और इससे भोपाल दिल्ली का सफर और आसान हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। इस पल का मध्य प्रदेश वासियों को बरसों से इंतजार रहा है। 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। और आज जब ये कार्यक्रम तय होता था तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा भाई 1 अप्रैल को क्यों रखते हो? हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर बयान देंगे ये मोदी तो अप्रैल फूल करेगा, लेकिन आप देखते हैं 1 अप्रैल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। पहले की सरकारें वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्हें तो उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया। हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छबिल धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। पीएम की डिग्री के मामले में जुर्माना लगने के बाद आज अरविंद केजरीवाल फिर इस मुद्दे पर हमलावर रहे। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर डिग्री को छुपाया क्यों जा रहा है। उन्होंने इस बहाने प्रधानमंत्री के नोटबंदी, जीएसटी, किसानों को लेकर 3 काले कानून के फैसले पर सवाल उठाए। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे केजरीवाल को कल ही गुजरात हाईकोर्ट ने झटका देते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर डिग्री मांग ली गई तो इसमें किस बात की देरी, किस बात का गुनाह, किस बात का अपराध? तुरंत आप अपनी डिग्री दिखाइए। प्रधानमंत्री जी का नारा है, देश के नौजवानों को बेरोजगारी की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश को महंगाई की मार देंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। देश के कृषि क्षेत्र को, किसानों को बर्बाद करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। नोटबंदी का फैसला लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर जवाबी निशाना भी साधा और उन पर भ्रष्टाचार में घिरे होने के आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल के 2 करीबी जेल में हैं। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार छिपाने के लिए प्रधानमंत्री को लेकर डिग्री विवाद खड़ा किया गया है। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संवैधानिक उपकरणों को दुरुपयोग करने की दृष्टि से आपने काम किया। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। सासाराम में शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच पथराव हुआ। कुछ घरों में आग लगाने की घटनाएं हुई। हालांकि प्रशासन ने जल्दी हालात को काबू में कर लिया। हिंसा के दौरान यहां एक पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग घायल भी हुए। यहां 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सासाराम में तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि अमित शाह बिहार के नवादा के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई। इस दौरान 8 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 लोगों को गोली लगी है। उपद्रवियों ने यहां कई दुकानों में आग लगा दी और कुछ दुकानों में लूटपाट भी हुई। लूटपाट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक दुकान से लूट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक इन लोगों की पहचान साफ नहीं हो पाई है। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद से पुख्ता हुआ सुरक्षा इंतजाम और यहां धारा 144 भी लगा दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। 27 से ज्यादा लोग यहां गिरफ्तार किए गए। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। अमित शाह ने सासाराम को कैंसिल कर दिया अपना। अमित शाह ने सासाराम का दौरा कैंसिल कर दिया अपना। इसके बारे में हमको नहीं। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए। ही इसके बारे में पता चला सासाराम के बारे में तो तत्काल एक तरफ से करके तुरंत, लेकिन कल देर शाम में
6 बजे बिहार शरीफ बना जो पता चला है, तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने सवाल दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, तो सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही रहे, वर्षों से सब ठीक था। थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखें, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट रह के बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा था। तो वो सब नहीं, और कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। हमारे आदरणीय अमित शाह जी का लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम वो होगा, लेकिन 144 लगाकर नीतीश कुमार जी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम दूसरे को यहां कार्यक्रम नहीं करने देंगे, और इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। गणमान्य लोगों की एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद उन सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रशासन, पुलिस और सभी समुदाय के लोगों के साथ हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे सेंसिटिव इलाकों में। और कल एक बड़ी शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हर वार्ड से लोगों को हम लोग टाउन हॉल में आमंत्रित करेंगे। इसमें हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी, एसडीओ एसडीपीओ साहब खुद एस्कॉर्ट कर रहे थे, और मैं और एसपी साहब भी 100 मीटर दूर ही हम लोग जुलूस को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी, और जहाँ से भी गड़बड़ी हुई है सबको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर किसी प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तो उनको भी दंडित किया जाएगा। अभी तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, अन्य मुकदमे भी दर्ज होंगे जैसा जैसा हमारे सामने संज्ञान में आएगा। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि 27 लोगों को गिरफ्तार कल रात किया गया है, चिन्हित किया जा रहा है फुटेज के आधार पर, बयान के आधार पर, और जो लोग जुलूस में थे जिन्हें देखा गया, जो इनपुट हमारे पास है, इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। सभी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जिन लोगों ने उपद्रव मचाया है शहर में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। जो ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने जो है वो प्लान किया है पूरा जुलूस, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत को मोबाइल मैसेज के जरिए जान की धमकी मिली है। ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। इस मामले में संजय राउत के भाई की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई को आरोपी बनाया गया है। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस बीच मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत मामले में लॉरेंस बिश्नोई का कोई कनेक्शन नहीं है। धमकी का मैसेज करने वाला शख्स पुणे का रहने वाला है और उसका नाम राहुल तलेकर है। कल भी मुझे एक धमकी आई है, लेकिन मैंने उसका ज़्यादा इशू नहीं किया, मैंने पुलिस को बता दिया है। पुणे से भी कुछ लोग अरेस्ट हुए, ऐसा मुझे अभी पता चला, ऐसा मुझे पता, लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं। क्या किया पुलिस ने मुझे बताइए। जब मैंने कहा कि थाना में एक साजिश मेरे खिलाफ, मेरे पे हमले की रचाई है, और कोई एक गुंडा है जो मर्डर केस में छूटकर बाहर आया है, उसको सुपारी दी है मेरे पे हमला करने की, पुलिस ने क्या किया आप मुझे बताइए। क्या किया गृह मंत्री ने? सच क्या है हमें मालूम है, लेकिन हमें मर्यादा रखनी है। अगर मैं सच बोलूंगा तो भूकंप हो जाएगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के गुट के नेता और सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को एक बार फिर से धमकी मिली है, और धमकी में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई और कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा। हालांकि उस नंबर को ट्रेस करते हुए मुंबई पुलिस ने पुणे से एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिसका नाम राहुल तलेकर बताया जा रहा है। राहुल तलेकर पुलिस के मुताबिक मूल रूप से जालना का रहने वाला है, और वो पुणे में एक होटल चलाता है। पुलिस का कहना है कि अभी तक की पूछताछ में उसने कहा है कि वो
कल और संजय राउत को फ़ोन लगा रहा था, बात करना चाह रहा था, संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उसने शराब पी थी और शराब के नशे में फिर उसने धमकी दे दी। बाकी उसका कोई भी किसी तरह की दुश्मनी या फिर और कोई मकसद उसका नहीं था संजय राउत के प्रति। ये भी पूछा गया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों लिया, तो ये पता चला है कि उसने यूट्यूब में लॉरेंस बिश्नोई को कुछ वीडियो देखे थे, उसी से उसने उसका नाम ले लिया है। बहरहाल पुलिस ने संजय राउत को शिकायत दर्ज कराने नहीं गए, लेकिन उनके भाई सुनील राउत की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और एफआईआर दर्ज करके मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, जो डीसीपी पुरुषोत्तम कराड़ है उन्होंने ऑन कैमरा बताया है कि अभी तक की जांच में इस पूरे मामले में कहीं भी कोई भी लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन नहीं मिला है और नहीं तो राहुल तलेकर जो इस पूरे मामले में संदिग्ध है और आरोपी है, उसका कोई आपराधिक कनेक्शन भी मिला है या आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं मिली है। ये पूछने पर क्या वो किसी राजनीति से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी पुलिस ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है और नहीं है। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे मामले से, धमकी भरा जो मामला है, इससे कोई लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन हाँ, अभी पुलिस कह रही है कि आगे हम जांच करेंगे और आगे अगर कुछ निकलता है तो फिलहाल देखा जाएगा। लेकिन इस धमकी के प्रकरण से संजय राउत ने एक सवाल उठाया है कि जब भी वो धमकी की शिकायत करते हैं, उन्हें इस तरह की अभी तक 5 बार धमकी मिल चुकी है, तो जो राज्य सरकार है वो गंभीरता से नहीं लेती है। इसके पहले जब उन्होंने एक शिकायत की थी तब गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन अब भी फिर से धमकी मिली है। तो अब इस बार भी बात आ गई है कि शराब के नशे में किसी ने धमकी दे दी है। तो जो संजय राउत के भाई हैं सुनील राउत ने एक सवाल किया है कि आखिर उस शख्स ने शराब पीकर संजय राउत को ही क्यों फ़ोन किया, उन्हीं को क्यों फ़ोन पर धमकी दी, किसी और को क्यों नहीं दी। और चूंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका कनेक्शन जो है, चाहे सलमान खान की धमकी वाला मामला हो या फिर सिद्धू मूसेवाला के हत्या वाला मामला हो, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं पुणे से जुड़ा था। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की कोशिश है। तो अभी तक संजय राउत की तरफ से यही है कि धमकी दी गई है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अब स्पष्ट कर दिया है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि शराब के नशे में धमकी दी गई है। लिहाजा अभी तक की जांच में इस संजय राउत को जो धमकी मिली है, इससे इसका कोई भी कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से नहीं मिला है। हाँ, जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो शराब के नशे में दी है, यही फिलहाल बताया जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और खबर दिल्ली से। दिल्ली के कंजावाला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली पुलिस ने 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, जिनमें 4 पर हत्या का आरोप है। इनमें घटना के वक्त कार में बैठे अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल के नाम शामिल हैं, जिन पर अंजलि नाम की युवती को टक्कर मारने के बाद उसे कई किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटने का आरोप है, जिससे अंजलि की मौत हो गई थी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह। बीते 31 दिसंबर को दिल्ली के कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि को कार के नीचे घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में 7 आरोपी हैं। 5 आरोपी वो हैं जिनके खिलाफ हत्या की साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दायर हुई है, जबकि 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ सबूत मिटाने, आरोपियों को बचाने और आरोपियों को छिपाने की धाराओं में चार्जशीट दायर की गई है। इस चार्जशीट में कुल 120 गवाह हैं। चार्जशीट करीब 800 पेज की है। कोर्ट ने इस चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान नहीं लिया है। अब 13 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। इनमें 5 आरोपी फिलहाल अभी जेल में हैं, जबकि 2 आरोपियों की पहले ही बेल हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त 4 आरोपी, जिसमें अमित खन्ना, उसका साथी मनोज मित्तल, कृष्ण और उसका साथी मिथुन, ये कार में सवार थे। इन्होंने शराब के नशे में अंजलि की स्कूटी में टक्कर मारी। उसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई। घटना के बाद आरोपियों ने जहां पर हादसा हुआ उसके करीब 100 मीटर बाद जाकर देखा कि अंजलि कार में फंसी हुई है। उसके बाद भी आरोपी जानबूझकर करीब 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहे, जिससे अंजलि की मौत हो गई। घटना के अगले दिन पुलिस ने जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन इसी बीच जो अमित खन्ना था, उसका भाई दीपक ने पुलिस को बयान दिया कि घटना के वक्त
उसका भाई अमित खन्ना गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि अंकुश गाड़ी में सवार था और वही गाड़ी चला रहा था। दरअसल अमित खन्ना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसीलिए उसको बचाने के लिए दीपक खन्ना ने झूठा बयान दिया, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद पाया कि गाड़ी जो है अमित खन्ना ही चला रहा था। तो इस मामले में दीपक खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया था। दीपक खन्ना भी फिलहाल अभी जेल में है। इस तरह से पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने चार्जशीट में जो पूरे रूट का सीसीटीवी फुटेज है वो शामिल किया है। इसके अलावा जो मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो शामिल किए हैं। अंजलि के घर वालों के बयान, डॉक्टरों के बयान, पुलिस के बयान, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बयान, ये सभी चीज़ें चार्जशीट में शामिल की हैं और पुलिस के मुताबिक उनका केस पुख्ता है। हालांकि शुरुआत में ये केस लापरवाही से हुई मौत का दर्ज किया गया था, उसके बाद 304 का दर्ज किया गया, यानी कि गैर इरादतन हत्या। लेकिन फिर बाद में गृह मंत्रालय के आदेश पर यह केस 302 यानी हत्या के तहत दर्ज किया गया और तब से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में ये बात भी सामने आई थी कि लगातार अलग अलग जो चश्मदीद हैं वो पुलिस को जानकारी देते रहे कि एक लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। उसके बाद समय से ना तो पीसीआर पहुंच पाई और ना ही लोकल पुलिस पहुंच पाई। इसी के चलते गृह मंत्रालय के आदेश पर 11 पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया था। तो दिल्ली पुलिस ने अब 302 के तहत इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है और अब 13 अप्रैल को कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। दुनिया भर में भारतीय रुपए की साख बढ़ रही है। अच्छी खबर मलेशिया से आई है। मलेशिया और भारत के बीच दूसरी मुद्राओं के अलावा अब भारतीय रुपए स्वीकार किए जाएंगे। भारत और मलेशिया के बीच व्यापार को लेकर ये नई जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय से जारी की गई है। आपको बता दें कि दोनों देश आसियान समूह में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि रूस, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अब तक 35 देश भारत के साथ रुपए के जरिए व्यापार में अपनी रुचि दिखा चुके हैं। भारत ने जीईएम पोर्टल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया कि पोर्टल पर 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज मुंबई में मीडिया साथियों से जीईएम पोर्टल पर हुए 2 लाख करोड़ के व्यापार को लेकर विस्तृत चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सभी नागरिकों को आधुनिक भारत से जोड़ते हुए ईमानदार व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की है और जीईएम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 यानी FTP 2023 लॉन्च कर दी है। इसका लंबे समय से इंतजार था। 5 साल तक चलने वाली ये नीति आज से लागू हो गई है। इसमें सरकार ने वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए साल 2030 तक निर्यात को $2 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 77,000 करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर गया। अब नई विदेश नीति के तहत कई बदलाव किए गए हैं, जिससे व्यापार में फायदा होगा। इसके तहत प्रोत्साहन की जगह छूट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लक्ष्य भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना भी है। साथ ही टारगेट पूरा नहीं करने वाले निर्यातकों को सितंबर 2023 तक का वक्त देकर राहत दी गई है। इसके अलावा MSME के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस फीस को घटाया गया है। 2 ट्रिलियन तो हम कर देंगे 2030 तक, उतना तो मेरा आत्मविश्वास पक्का है। पर मैं चाहूंगा कि आप सब भी थोड़ा और विचार करें। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि एक मैसिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड आउटरीच विश्व के साथ अगले 4-5 महीने में हम मिलकर करें, जिसमें भारत से सेक्टोरली अथवा कंट्री वाइज मल्टी इंडस्ट्री कंट्री के हिसाब से या सेक्टोरली हम छोटे बड़े ग्रुप्स में बड़े पैमाने पे लोगों को मिशंस की सहायता के साथ, और सभी मिशंस इसमें एंगेज होने वाले हैं आप सबके साथ। जो इन्वेस्ट इंडिया है उसको भी हम नए रूप में, नए स्वरूप में अब पेश करने वाले हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक बॉडी देखेगी, क्योंकि बोथ आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड।
जब ट्रेड होगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कोर मैन्युफैक्चरिंग और एट द ग्राउंड। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 2,993 नए कोरोना के मामले आए हैं, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यहां का रोजाना संक्रमण दर 2.09% और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.03% हो गया है। बीते 24 घंटे में 1,840 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,354 हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 425 नए केस आए, जिसमें अकेले मुंबई में 177 केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं और 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल होना है। वहीं दिल्ली में एक दिन में 240 नए कोरोना केस आए। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक कर कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मास्क को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की जा रही है।